सभी भाइयों बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि परीक्षा का पाठ्यक्रम बिल्कुल नया है। इस दृष्टि से यह समझ पाना कि परीक्षा में प्रश्नों का स्तर किस तरह होगा यह थोड़ा सा मुश्किल विषय है, परंतु विगत वर्षों की परीक्षाओं को हम अगर देखते हैं तो इसका मूल्यांकन कर पाना थोड़ा सरल भी हो जाता है। जैसा कि आपको पता ही है कि पेट जैसे एग्जाम में प्रश्नों का स्तर इस बार कैसा रहा है। उससे पूर्व जूनियर असिस्टेंट आदि के पेपरों में आप लोग देख ही चुके होंगे। तो दोस्तों, प्रश्नों का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फिर भी हमारा प्रयास यह होगा कि हम निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर के प्रश्नों को देखें और प्रश्नों के ही माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का गहनतापूर्वक अध्ययन और रिवीजन कर लें। तो दोस्तों, आज से जो हमारी श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है, इसमें हम सर्वप्रथम पंचायती राज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का जो है वेटेज सर्वाधिक है। परीक्षा में आने वाले 100 प्रश्नों में से आपके 65 प्रश्न पंचायती राज व्यवस्था से निर्धारित किए गए हैं, इसलिए यह विषय सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज से हम प्रारंभ करते हैं इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को। मैं पुनः आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देरी न करते हुए मैं प्रारंभ करता हूँ प्रश्नों की श्रृंखला को। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और अपने आप जो है अपनी पढ़ाई को, उसकी गहनता को सतह मूल्यांकन करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है, वैदिक कालीन सभ्यता में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत एक पंचायत मुख्यता क्या थी? आपको यह बताना है कि वैदिक काल में जो पंचायत हुआ करती थी उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते थे, किन प्रकार के लोगों का समावेश होता था। तो मैं इस प्रश्न का सीधा उत्तर देना चाहूंगा। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है घ विकल्प। घ विकल्प यानी डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, वर्तमान में भी कुछ राज्यों, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में इसी प्रकार की पंचायत चलती है, जिसमें कुछ वरिष्ठ जन मिलकर उस पंचायत का निर्माण करते हैं तथा ग्रामीण समाज से या अपनी ग्राम सभा से संबंधित मुद्दों को हल करने का प्रयत्न करते हैं। तो वैदिक काल में एक पंचायत किन लोगों से मिलकर बनती थी? वैदिक काल में एक पंचायत एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता था और उनका सहयोग करने के लिए 5 व्यक्ति और भी शामिल होते थे। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदिक सभ्यता में अगर ग्रामीण समाज से संबंधित कोई प्रश्न बन सकता है तो इसके अलावा कहीं से नहीं बनेगा, क्योंकि यह जो इसमें विकल्प हैं ये अपने आप में अलग अलग विशेषता रखते हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपके सामने इन सभी विकल्पों की व्याख्या करना चाहूंगा। तो आपके सामने, जैसा कि आपके सामने विकल्प है सभा, समिति, विदत, 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चौथे विकल्प में आपका उत्तर लिखा हुआ है उपयुक्त सभी। तो आपको पढ़ के तब तक अपना उत्तर चयनित करना है, उससे पूर्व हम इस विकल्प की व्याख्या करना चाहेंगे। तो ये पहला विकल्प आपके सामने जो है वह है सभा। सभा के बारे में आप लोग जान लीजिए। सभा क्या थी? वैदिक काल में सभा जो थी वो थी आपके एक समिति। सभा एक संगठन था जिसमें कुछ वरिष्ठ लोग शामिल होते थे। तो सभा में वरिष्ठ लोगों का समावेश होता था जो सामूहिक मसलों को हल करते थे अपनी ग्राम सभा से संबंधित। और इस सभा का कहाँ पे उल्लेख मिलता है? तो इस सभा का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इसका कितनी बार उल्लेख मिलता है?
इसका 8 बार उल्लेख मिलता है। सभा का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है? 8 बार उल्लेख मिलता है। और इसकी और विशेषता यह है कि इसमें महिलाएं भी शामिल होती थीं और शामिल होने वाली महिलाएं जो है सभावती कहलाती थीं। और इसको ऋग्वेद में एक और नाम दिया गया है। सभा को ऋग्वेद में एक और नाम दिया गया है, उसका नाम है नरिष्ठा। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण शब्दावली है नरिष्ठा। तो ऋग्वेद में सभा को और क्या कहा गया है? नरिष्ठा कहा गया है। अब दूसरा जो विकल्प था हमारा वह क्या था? समिति। समिति के बारे में, समिति क्या थी? समिति जो थी वह एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। क्या थी? केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी तथा यह आम जन के सहयोग से मिलकर बनती थी, अर्थात इसमें जन के समस्त लोग शामिल होते थे। और समिति की सबसे बड़ी विशेषता जो आपको याद रखनी है, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थीं। क्या थी? महिलाएं भाग नहीं लेती थीं, ये ध्यान रखिएगा। और यह जो इसमें लोग होते थे ज़्यादातर धनाढ्य और युवा वर्ग होते थे। और समिति के मुखिया को एक नाम दिया गया है, वह नाम है ईशान। यानी जो लोग इसमें शामिल होते थे उनमें से एक मुखिया होते थे जिनको नाम दिया गया है ईशान। तो यह समिति से संबंधित बातें थी। आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो सभा तथा समिति हैं, इनका मुख्य कार्य जो था वह था राजा पर नियंत्रण रखना। मुख्य कार्य राजा पर नियंत्रण रखना था। तो आप लोग समझ चुके हैं सभा समिति। और इन संस्थाओं, सभा समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में संबोधित किया गया है। सभा समिति को अथर्ववेद में क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब हमारा जो सी ऑप्शन था, सी ऑप्शन में विदत था। विदत के बारे में जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऋग्वेद में यह सबसे पुरानी संस्था थी। ऋग्वेद में सबसे पुरानी संस्था कौन सी थी? विदत थी। और इसमें जो है विद्या से संबंधित तथा ज्ञान से संबंधित यह समिति थी। और इसमें भी महिलाएं भाग लेती थी। और इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिलता है। 122 बार उल्लेख मिलता है। तो ये हो गया विदत। अब हम बढ़ते हैं अपने जो प्रश्न था हमारा, उसको देख लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या था? ऋग्वैदिक कालीन समाज में स्थानीय शासित इकाइयों के रूप में क्या विद्यमान थी? तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा उपयुक्त सभी। यानी ये इसमें तीनों संस्थाएं शामिल थी। उपयुक्त सभी आंसर होगा इसका। और अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आपको बताना है ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो आपको कहाँ मिलेगा? वैदिक साहित्य में। इसका उत्तर आप होगा वैदिक साहित्य, क्योंकि यह सबसे पुराना साहित्य माना जाता है। तो सर्वप्रथम इसमें आप लोगों को मैंने बताया ही है कि ऋग्वेद में क्या क्या समितियां थीं, क्या क्या संस्थाएं थीं, मैं बता चुका हूँ। तो इसका उत्तर होगा का, यानी वैदिक साहित्य में ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर का विकल्प सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जो वैदिक साहित्य, बहुत लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं वैदिक साहित्य के बारे में बता देना चाहता हूँ कि वैदिक साहित्य कहते किसको हैं। कुछ लोग कहेंगे कि वैदिक साहित्य वेद को कहते हैं। वेद क्या है? 4 वेद हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है। वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य में निम्न चीज़ें शामिल होती हैं। क्या क्या शामिल होती हैं वैदिक साहित्य में? क्या क्या शामिल होता है? तो पहला है वेद शामिल होता है। वेद क्या है? वेद, चार वेद आपको पता ही होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और दूसरा इसमें क्या शामिल होता है? वेदांग शामिल होता है, वेदांग शामिल होता है। तीसरा क्या शामिल होता है? उपवेद शामिल होता है, हर वेद के उपवेद हैं वो शामिल होते हैं। चौथा शामिल होता है इसमें श्रुतियाँ शामिल होती हैं, यानी श्रुति। पांचवा आरण्यक, आरण्यक। छठा ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। सातवां उपनिषद, सातवां क्या है? उपनिषद है। और आठवें में है सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य। तो आप लोग समझ चुके हैं वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल होगा। वेद शामिल होगा, वेदांग शामिल होगा, आरण्यक शामिल होगा, उपवेद शामिल होगा, श्रुति शामिल होगा, और उपनिषद शामिल होगा, ब्राह्मण ग्रंथ शामिल होगा, और सूत्र साहित्य शामिल होगा। तो वैदिक साहित्य में इतने शास्त्र आते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प को ध्यानपूर्वक पढ़ के आप उत्तर निकाल सकते हैं। पंचायती राज का संबंध किससे है? विकल्प ये है पंचायत द्वारा गांव का शासन करने से। दूसरा विकल्प है सत्ता के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से। तो जैसा कि आपको पता है, पंचायती राज का उद्देश्य क्या था? स्थानीय स्वशासन को लागू करना। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और स्थानीय स्वशासन का मुख्य जो उद्देश्य है या सबसे बड़ा उद्देश्य है वो क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो खा विकल्प तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब का विकल्प पे ध्यान देते हैं, तो का विकल्प क्या कह रहा है? पंचायत द्वारा गांव का शासन करने से। तो पंचायती राज का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ में यही पता चलता है कि पंचायतों द्वारा राज, अर्थात किस पे राज? पंचायत द्वारा किस पे राज होगा? गांव का। तो इसलिए पंचायत द्वारा गांव का शासन करने से ये भी संबंध बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग समझ चुके हैं, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ग विकल्प एकदम सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो इसे देख के घबराइएगा मत, क्योंकि मैं इससे पूर्व भी इसकी व्याख्या कर चुका हूँ। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, एक एक विकल्प देख लीजिए और उसको सुमेलित करना है। आप लोग तब तक सुमेलित करिए, मैं बता दे रहा हूँ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए, सभा के बारे में क्या सत्य है? तो सभा में बता चुका हूँ कि इसमें गांव के वरिष्ठ लोग शामिल होते थे और अनुभवी होते थे। तो एक का क्या हो जाएगा? विकल्प एक का आपका हो जाएगा गा, एक का गा हो जाएगा। दूसरा है समिति। तो समिति के बारे में मैं बता चुका हूँ कि जन सामान्य के लोग इसमें शामिल होते थे। और जन सामान्य अर्थात जैसे वर्तमान में लोकसभा है, उसमें जन सामान्य के लोग निर्वाचित होके जाते हैं, उसी प्रकार उस समय क्या थी? समिति थी। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा का। और तीसरा क्या है? विदत है। विदत में आप लोग पता है, मैं बता चुका हूँ, यह सबसे प्राचीनतम संस्था थी और इसमें कबीलों के नियम बनाए जाते थे। तो तीसरा का हो जाएगा? तीसरा का होगा आपका खा विकल्प। तो इस प्रकार सही सुमेलन क्या हो जाएगा? सही सुमेलन होगा एक का गा, दूसरे का का, तीसरे का खा। तो सी विकल्प एकदम सही होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष वर्ष 1882 में वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिससे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आप लोगों को पता है, ये बहुत बार पढ़े भी होंगे कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और जनक कहे जाने का मुख्य कारण यही है कि इन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें स्थानीय स्वशासन से संबंधित बातें थी और इसी को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसलिए लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के पिता कहलाए। और इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा डी विकल्प,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया? हस्तांतरित विषय का अर्थ है कि स्थानीय राजा और उनसे हटा के आपको एक सुरक्षित विषय के रूप में शामिल किया गया। और तो आपको पता है भारत शासन अधिनियम कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1919। यह एक द्वैध शासन प्रणाली को लागू करता है। भारत में द्वैध शासन प्रणाली यहीं से शुरू हुई और स्थानीय स्वशासन को इसके अंतर्गत हस्तांतरित सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको और मजबूती और सुदृढ़ता प्रदान की गई और 2 अक्टूबर 1952 को देश के लगभग 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। आप लोग पढ़ते ही हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। तो यह शुरू किया गया था 1952 में। 1952 में गांधी जयंती के दिन इसकी शुरुआत की गई थी और आगे यही सब चल के जो है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन के रूप में परिणत हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है आपका विकल्प ए, भारत शासन अधिनियम के तहत इसको हस्तांतरित विषय में रखा गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? यह प्रश्न एकदम फैक्चुअल है और इसको आप लोग इसका सीधा उत्तर ध्यान रखिएगा। चूंकि इसमें कुछ जानना समझना है नहीं, तो इसलिए आप लोग सीधा इसका उत्तर ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर होगा आपका डी विकल्प। 1907 में इस आयोग की स्थापना की गई और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हॉब हाउस। कौन थे? हॉब हाउस। हॉब हाउस इसके अध्यक्ष बनाए गए और इनके साथ 5 अन्य सदस्य भी थे। और इस आयोग का जो कार्य था वह यह देखना था कि विकेंद्रीकरण के माध्यम से कैसे शासन व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था को सरल बनाया जा सकता है। तो इसका आयोग का मुख्य कार्य क्या था कि विकेंद्रीकरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका 1907 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। किस अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है? आपको मैं बताना चाहूँगा कि स्थानीय स्वशासन में अगर सबसे मजबूत प्रशासन तंत्र या समझ लीजिए स्थानीय स्वशासन सबसे मजबूत अगर कहीं दिखाई देता है या सबसे विस्तृत व्याख्या जिसकी मिलती है वह चोल काल में मिलती है। चोल काल में स्थानीय स्वशासन बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ था और इस स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें उत्मेरूर अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख शासक हुए चोल काल में जिनका नाम था परांतक के समय का यह अभिलेख है और इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी इस अभिलेख में मिलती है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न रहा अगला हमारा कि चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी? अब चोल काल में आप लोग देखेंगे तो चोल काल में 3 प्रकार की ग्राम सभाएं देखने को मिलती हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। और इसी 3 प्रकार में एक प्रकार है आपका नगरम। तो 3 प्रकार की ग्राम सभाएं चोल काल में थी और इन 3 प्रकार का मैं नाम बताना चाहूँगा। पहला है उर। क्या है? उर है। दूसरा है सभा, जिसे महासभा भी बोलते हैं, सभा या महासभा। और तीसरा है आपका नगरम। तीसरा नगरम जो इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इन तीनों के बारे में आप लोग जानकारी रखिएगा। तीनों के बारे में तो उर क्या था? इसमें सभी लोग शामिल थे, सभी लोगों की ग्राम सभा थी। जैसे हम लोग किसमें ऋग्वेदिक काल में देखे क्या था, कौन सी संस्था थी ऐसी जिसमें सभी लोग शामिल होते थे? वह थी समिति, जन सामान्य के लोगों की सभा थी। तो उसी प्रकार इसमें चोल काल में उर था। उर में गांव सभा के सभी लोग शामिल होते थे और सभा जो थी वह गांव के ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित होती थी। और जो नगरम थी, नगरम क्या था? नगरम व्यापारिक समुदाय की प्रशासनिक सभा थी। व्यापारिक समुदाय की जो है प्रशासनिक सभा थी, उसमें केवल
व्यापारी वर्ग ही शामिल होते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? नगरम व्यापारियों की सभा थी, सिर्फ व्यापारी इसमें शामिल होते थे। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा गया था? वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा गया था? तो प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा गया था। वारियम में जो सदस्य होते थे उनको चुनने के लिए प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा गया था और प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता था। प्रत्येक वार्ड से कितने प्रतिनिधि एक चुने जाते थे? तो कितने प्रतिनिधि हो गए? एक वार्ड से एक, 30 वार्ड से कौन कितने? टोटल 30 लोग इसमें शामिल होते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 30 वार्डों में प्रत्येक गांव को विभाजित किया जाता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चोल अभिलेखों में कितने प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? यह बहुत सरल हो गया प्रश्न आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे पूर्व भी हमने व्याख्या कर दी है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 3 प्रकार की ग्राम सभा मिलती है, जो क्या क्या थी? पूर्व सभा या महासभा, सभा या महासभा। तीसरा क्या था? तीसरा बताइए आप लोग, क्या था? तीसरा था नगरम। तीसरा नगरम था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आपका विकल्प सी हो जाएगा। 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 1920 में कौन कौन से प्रांतों में पंचायतों की स्थापना की गई थी? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1919 में क्या किया गया था? पिछले प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं। 1919 में भारत शासन अधिनियम आया और उस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें स्थानीय विषय को हस्तांतरित सूची में रखा गया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1920 में कुछ राज्यों में पंचायतों की स्थापना की गई। उन राज्यों में कौन कौन से राज्य थे? तो उन राज्यों में थे आपके संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत कौन आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। वर्तमान का उत्तर प्रदेश ही उस समय क्या कहलाता था? संयुक्त प्रांत। बाद में आबाद हुआ, फिर उत्तर प्रदेश हुआ। इसमें असम भी शामिल था, इसमें बंगाल भी शामिल था, उसमें संयुक्त प्रांत शामिल था। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है सभी शामिल थे, लेकिन इसमें कुछ और राज्य थे जिनके बारे में बता देना चाहता हूँ। अगले जो राज्य थे उसमें थे मद्रास, तथा पंजाब। मद्रास, पंजाब तथा बिहार। मद्रास, पंजाब तथा बिहार। तो कितने राज्य हुए? आप लोग इसकी गणना कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य में गांव की जो सबसे बड़ी इकाई थी उसे नाडू कहते थे। क्या कहते थे? नाडू कहते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, नाडू होती थी। और नाडू जो होती थी, इसके सदस्यों को क्या कहा जाता था? इसके सदस्यों को कहा जाता था नातवार। नाडू के सदस्य कौन हुए? नातवार। या गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था थी। और जैसे ग्राम सभा होती थी उसी प्रकार के इसके अधिकार थे। और इसका लेकिन थोड़ा सा अंतर था, बस इतना अंतर था कि इसका थोड़ा अधिकार क्षेत्र ज्यादा था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा नाडू। मौर्य काल में नगर प्रशासक कौन होता था? मौर्य काल में नगर प्रशासक कौन होता था? इस प्रश्न का उत्तर, एक मैं पिछले प्रश्न में थोड़ा सा कुछ और चीजें बता देना चाह रहा हूँ। आप लोग नाडू ये सब समझ लीजिए। चोल काल में जो साम्राज्य की गांव की सबसे बड़ी संस्था नाडू थी, लेकिन चोल साम्राज्य का विभाजन हम देखना चाहेंगे कि कैसे इसका साम्राज्य विभाजन था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलती थी। तो सबसे पहले क्या होगा? किसी भी साम्राज्य में सबसे पहले होगा या देश या केंद्र कह लीजिए। तो चोल काल में पहले केंद्र, इसे क्या बोलते थे? मंडलम बोलते थे। मंडलम, केंद्र को मंडलम कहते थे। फिर था कोट्टम। कोट्टम
इसी को बलनाडु भी बोलते थे। बलनाडु। और यह किसके बराबर था? वर्तमान के जिले के बराबर। एक चीज ध्यान रखिएगा, मौर्य साम्राज्य का विभाजन देखते हैं तो उसमें बीच में प्रांत भी आते हैं, लेकिन चोल काल में केंद्र के बाद सीधे जिले आते हैं, और जिले के बाद यानी बलनाडु के बाद आपका देखने को मिलता है नाडु। नाडु नाडु तो नाडु ये तहसील के बराबर थी। फिर आता है नाडु के नीचे कुर्रम। खुर्रम नहीं, कुर्रम। कुर्रम, और कुर्रम क्या है? ग्राम पंचायत। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ग्राम पंचायत गांव से मिलकर बनती है, तो कुर्रम के नीचे गांव आ जाएगा। यह हो गया आपका चोलकालीन साम्राज्य कैसे विभाजित था। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में नगर प्रशासक कौन होता था? तो मौर्य काल में जो नगर प्रशासक है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नागरक। नागरक बोलते हैं। और इस नागरक, यह नागरक जो है नगर प्रशासक ही नहीं था, इसका कार्य जनगणना कराने का भी था। तो यह क्या था? जनगणना अधिकारी भी था। जनगणना अधिकारी था। एक बात ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल में जो नगर प्रशासन है उसका उल्लेख कौटिल्य नहीं करते हैं। कौटिल्य नहीं करते हैं। इसका उल्लेख सिर्फ करता कौन है? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने सिर्फ एक नगर का वर्णन किया है जिसको हम लोग वर्तमान में जानते हैं पाटलिपुत्रा के नाम से। पाटलिपुत्रा का उल्लेख करता है, लेकिन पाटलिपुत्रा को वो क्या बोलता था? पोलीप्रोथा बोलता था। पोलीप्रोथा बोलता था। और इसने ये बताया कि इस नगर सभा में 6 उपसमितियां थीं और प्रत्येक उपसमिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो 6 उपसमितियों का उल्लेख करता है, और इन 6 उपसमितियों के बारे में मैं यहाँ बताना चाहूँगा। 6 उपसमितियां थी जिसमें 5-5 सदस्य होते थे, और यह उपसमिति संबंधित थी। पहली उपसमिति थी उद्योग समिति, दूसरी समिति थी विदेशी देखरेख समिति। क्या थी? विदेशी देखरेख समिति। तीसरी थी जनगणना समिति, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं। जनगणना अधिकारी कौन था? नागरिक था। चौथा है आपका व्यापार वाणिज्य समिति, और 5वां है विक्रय समिति। विक्रय समिति का कार्य ये था कि निर्मित जो वस्तुएं हैं उनकी देखरेख करना, कि कैसे उनको बनाया जा रहा है और उनकी सुरक्षा, उनका रख रखाव कैसे किया जाए। और जो छठी समिति थी वह समिति थी बिक्री कर समिति, कि बिक्री उत्पाद पर किस प्रकार के कर लगाए जाएं, यह सब कार्य बिक्री कर समिति थी। तो 6 उप समितियां थी, और ये उप समितियां 5-5 लोगों से मिलकर बनती थी। इस प्रकार कुल 30 सदस्य इस नगर परिषद में होते थे। तो इसमें क्या क्या जानने वाली बातें हैं जिनको आप लोग जानते हैं, जानिए और उसको याद भी रखिएगा। तो कौटिल्य नगर प्रशासन के उल्लेख नहीं करते हैं। नगर प्रशासन का उल्लेख सिर्फ मेगस्थनीज करते हैं, और मेगस्थनीज ने भी सिर्फ एक नगर का उल्लेख किया है, वो है पाटलिपुत्रा। लेकिन वो पाटलिपुत्रा नहीं बोलते हैं, पोलीब्रोथा बोलते हैं। उन्होंने बताया कि पाटलिपुत्रा की जो नगर सभा है, नगर परिषद है, वह 6 उप समितियों में विभाजित थी, और इन 6 उप समितियों में हर एक उप समिति में 5-5 लोग होते थे। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण था, इसलिए इसका विस्तृत व्याख्या परम आवश्यक था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का कार्य क्या नहीं था? देखिए, कभी भी प्रश्न को पढ़िए जहाँ पे नहीं है का प्रश्न हो वहाँ बहुत रुक ठहर जाया करिए। आप लोग बहुत बारीकी से पढ़ना होता है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि प्रश्न न पढ़ने के कारण भी गलत हो जाते हैं, जबकि वह प्रश्न बहुत सरल और आते हुए प्रश्न होते हैं। इसलिए इस प्रश्न में देखिएगा, नहीं छांटना है आपको। तो पहला विकल्प है, या भूमि कर का संग्रह करती थी। दूसरा विकल्प है, मंदिरों के रख रखाव उनकी आय व्यय का उचित प्रबंधन करती थी। तीसरा विकल्प है, ग्राम भूमि का सर्वेक्षण करती थी। और अंतिम विकल्प है, मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह विकल्प सी होगा,
क्योंकि ग्राम भूमि का सर्वेक्षण ग्राम सभा का कार्य नहीं अपितु किसका कार्य था? इसका कार्य था केंद्रीय सरकार का। केंद्रीय सरकार ग्राम भूमि का सर्वेक्षण करती थी। और लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भूमि सर्वेक्षण की बात अगर करेंगे तो केंद्रीय सरकार करेगी, लेकिन इसमें अगर उसकी श्रेणी कोई ग्राम भूमि किस प्रकार की है उसमें श्रेणीकरण करना है या परिवर्तन करना है तो इसमें ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर सी विकल्प होगा, यह ग्राम सभा का कार्य नहीं था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वारियम। वारियम स्थानीय प्रशासन व्यवस्था समिति में बुजुर्ग व विद्वान सदस्यों की संख्या कितनी थी? यह प्रश्न वारियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 30 सदस्य होते थे इसमें कुल, लेकिन जो बुजुर्ग लोग होते थे इसमें आपके 12 बुजुर्ग सदस्य शामिल होते थे। इसमें कितने बुजुर्ग सदस्य शामिल होते थे? 12। और इसमें कुल लोग कितने होते थे? 30। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में पटवारी का कार्य होता था। पटवारी के क्या क्या कार्य होते थे? तो मुगल प्रशासन में पटवारी का कार्य होता था, पहला विकल्प है ग्राम प्रधान की सहायता करना, दूसरा विकल्प है भी ग्राम के मुकदमों को सुनना, तीसरा विकल्प है केवल विकल्प एक सही है, अंतिम विकल्प है दोनों विकल्प सही है। तो मुगल प्रशासन में गांव क्या था? एक स्वायत्त संस्था के रूप में थी और इसके प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगल अधिकारी को नहीं दिया जाता था। गांव का मुख्य जो अधिकारी होता था वह ग्राम प्रधान ही होता था और ग्राम प्रधान की सहायता के लिए ही पटवारी होते थे। तो इसलिए इस विकल्प में पहला विकल्प तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राम प्रधान की सहायता करना। लेकिन इसमें जो है आपका जो दूसरा विकल्प है वह विकल्प बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ग्राम के मुकदमों को सुनना यह पटवारी का कार्य नहीं था। तो यह विकल्प गलत है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी विकल्प, केवल एक सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विजयनगर साम्राज्य में या विजयनगर शासन में मेला ग्राम में कितने ग्राम आते थे? तो मेला ग्राम में आपके कुल 50 गांव आते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 50 इसका उत्तर है। मेला ग्राम में 50 ग्राम आते थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी होता था। ग्राम अधिकारी मौर्य शासन में क्या कहलाता था? वह कहलाता था ग्रामिक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ग्रामिक। इस प्रश्न का उत्तर होगा ग्रामिक। अब मौर्य साम्राज्य का हम थोड़ा सा विभाजन देख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य किस प्रकार विभाजित था। चूंकि ग्रामिक शब्द यहाँ प्रशासक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि उसका साम्राज्य विभाजन कैसे था। साम्राज्य विभाजन देख लेते हैं मौर्य काल में साम्राज्य विभाजन। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। मौर्य साम्राज्य एक एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सबसे ऊपर क्या होगा? देश या केंद्र बोलिए, देश, केंद्र या साम्राज्य बोलिए। साम्राज्य था और इसका जो प्रशासक होता था वह स्वयं सम्राट होता था। इसके नीचे था प्रांत। प्रांत को क्या बोलते थे? प्रांत को चक्र बोलते थे। चक्र है भाई। और चक्र का जो प्रशासक होता था वह होता था सम्राट का पुत्र। अगर है तो राजकुमार होगा। सम्राट का पुत्र राजकुमार ही प्रांत का प्रशासक होगा। अगर सम्राट के पुत्र नहीं है तो इसके एक प्रांतपाल बनाए जाते थे, प्रांतपाल। और प्रांत के नीचे की जो इकाई है उसे आहार या विषय कहते थे। आहार या विषय। और इसका प्रशासक स्थानिक कहलाता था। अब स्थानिक के नीचे बहुत सारे भाग भी थे, बहुत सारी इकाइयां थी। स्थानिक के नीचे जो इकाई थी उसे स्थानीय बोलते थे। ध्यान रखिएगा नाम से, स्थानीय।
और स्थानीय के नीचे द्रोणमुख, द्रोणमुख के नीचे खारवटिक, खारवटिक, खारवटिक के नीचे संग्रहण। ये चीज तो आप समझ ही चुके हैं इस तरफ के पॉइंट को, कि साम्राज्य प्रांत में, प्रांत आहार में या विषय में। अब इसको मैं मिटाना चाहूंगा, इसको मिटा के, चूंकि ये जो 4 इकाइयां हैं, इन 4 इकाइयों का अलग अलग विशेषताएं हैं, इनको अलग से देखेंगे। तो ये 4 इकाइयां आपके सामने हैं। अब स्थानीय क्या होता था? स्थानीय जो होता था वह 800 गांवों का समूह स्थानीय कहलाता था। और जो द्रोणमुख है वो 400 गांव का, 400 गांव मिलकर द्रोणमुख का निर्माण करते थे। और जो खारवटिक है इसमें 200 गांव आते थे, 200 गांव। अभी इसके प्रशासक भी मैं लिखूंगा, क्योंकि इसके प्रशासक एक ही नाम से पुकारे जाते थे, इसलिए चारों को साथ लेना मुझे जरूरी लगा। अब संग्रहण क्या होता था? संग्रहण 100 गांव, 100 गांवों का समूह संग्रहण कहलाता था। 100 गांव का समूह संग्रहण कहलाता था। अब इन चारों के प्रशासक क्या कहलाते थे? गोप कहलाते थे। और प्रत्येक गोप को 10 गांव दिया जाता था, यानी प्रत्येक गोप के अधीन 10 गांव होते थे और ये इनका प्रशासन संचालित करते थे। अब एक बात और देखिएगा, अब जो संग्रहण के नीचे की इकाई है वो आपको पता ही है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? ग्राम। और ग्राम का प्रशासक कौन? ग्रामीण। कंप्लीट बातें हो चुकी हैं, पढ़ते हैं। अब ये हमारा अंतिम प्रश्न हो चुका है। तो भाइयों बहनों, हमने 20 प्रश्नों को आज देखा है और इस 20 प्रश्नों के माध्यम से आप लोग समझ चुके होंगे कि कितने प्रश्न, आप कितनी बातें मैं कर चुका हूँ इस क्लास में। तो आज की कक्षा को यही विराम देते हैं दोस्तों। मैं सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई भी त्रुटि हमसे हुई हो तो उससे माफ़ी चाहेंगे और अपना जो रिव्यू है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली कक्षा में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।